So students, yesterday we studied about coal and cotton and spinning industries. If you have any problem in that topic, cotton spinning and weaving industries and coal mining. So if you have any problem in that, you can ask me coal and iron. कल जो हमने पढ़े हैं टॉपिक्स उसमें अगर Are you able to see the screen? No, ma'am. Okay. I'm sharing it again. Now are you able to see the screen? Yes, ma'am. Each one of you? Yes, ma'am. ओके कल जो पढ़ाया था उसमें कोई दिक्कत? सबका क्लियर है? कोल आयरन कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग. स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, लौट के उसमें आओगे वापस. सबका क्लियर है? Yes, ma'am. बाकी बच्चे बोलते Yes, नहीं ma'am. हैं. ओके तो आज हम पढ़ेंगे स्टीम पावर. The realization that steam could generate tremendous power was decisive to large scale industrialization. अब जब ये रियलाइज़ हुआ स्टीम पावर को यूज़ कर सकते हैं ये और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर जो है वो बना सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी इन्वेंशन थी. वाटर एज हाइड्रोलिक पावर हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज. कई सेंचुरीज से वाटर को हाइड्रोलिक पावर बनाने के लिए यूज़ करते थे ये एज एन एनर्जी सोर्स. But it had been limited to certain areas, seasons and by the speed of the flow of water. लेकिन कई एरिया में ये इसको यूज़ नहीं कर पाते थे प्रॉपरली, क्योंकि या तो वहाँ पे पानी का फ्लो इतना नहीं था या वहाँ सीज़न नहीं था कि वहाँ पे इतना पानी मिल सके इनको, या एरियाज ऐसे थे बहुत ही ड्राई. नाउ इट वॉज यूज डिफरेंटली. अब इसको ये अलग तरीके से यूज़ कर रहे थे. स्टीम पावर provided pressure at high temperatures that enabled the use of a broad range मशीनरी. अब ये पानी को कहाँ यूज़ कर रहे थे? स्टीम बनाने के लिए. स्टीम पावर की तरह इसको यूज़ किए जा रहे थे, जिसका एक बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा था एक हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और एक बहुत बड़ी मशीन जो है उसको चलाया जा रहा था स्टीम की मदद से. This meant that steam power was the only source of energy that was reliable and inexpensive enough to manufacture machinery itself. अब यहाँ पर समझ में आया था कि स्टीम पावर जो है वो इकलौता ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिस पे ये लोग पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, और ये इतना महंगा भी नहीं है. बड़ी सारी मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है. स्टीम पावर वॉज फर्स्ट यूज इन माइनिंग इंडस्ट्रीज. सबसे पहले कहाँ ये यूज़ हुआ था? माइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ हुआ था. As the demand for coal and metals expanded, efforts to obtain them from ever deeper mines intensified. जैसे जैसे कोल और मेटल्स की डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही माइंस जो हैं उनमें काम ज़्यादा होने लगा. फ्लडिंग इन माइंस वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम. अब माइंस के अंदर पानी भर जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. माइंस जो होती हैं, खानें जो होती हैं, वो काफ़ी डीप में होती हैं, तो उनके अंदर अधिकतर फ्लडिंग हो जाती है, यानी पानी भर जाता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी भी है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो भी है, ठीक है. Thomas Savery 1615-1715 built a model steam engine called the Miner's Friend in 1698 to drain mines. अब क्या किया इन्होंने? थॉमस सेवरी ने एक ऐसा माइनर बनाया, माइनर्स फ्रेंड करके इन्होंने एक ऐसा स्टीम इंजन बनाया जो माइंस के अंदर से पानी निकालता था.
These engines worked slowly in shallow depths and the boiler burst under too much pressure. ये जो इंजन होते थे ये धीरे काम करते थे खाली गहराइयों में, ठीक है, और कई बार इनका बॉयलर जो वो फट भी जाता था ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, क्योंकि सबकी जैसे अपन ऊपर जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो अपने ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वैसे जब नीचे ज़्यादा जाते हैं तब भी डिफरेंट कंडीशंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। माइनस फ्रेंड जो है वो काम नहीं कर पाता था ज़्यादा अच्छे से। Another steam engine was built by Thomas Newcomen, 1663. He was born in 1663 and died in 1789. और इन्होंने बनाया कब है ये दूसरा स्टीम इंजन 1712 के अंदर। This had the major defect of losing energy due to continuous cooling of the condensing cylinder. अब इसके अंदर क्या था, इनके बहुत बड़ा डिफेक्ट था कि एनर्जी लूज कर देता था क्योंकि लगातार कंडेंसिंग सिलेंडर जो है उसको ठंडा करता रहता था, इसलिए। The steam engine had been used only in coal mines until James Watt developed his machine in 1769. स्टील इंजन जो है वो कोल माइंस के अंदर यूज़ हो रहे थे जब तक कि जेम्स वॉट जो है उन्होंने एक मशीन डेवलप नहीं करी 1769 के अंदर। Watt's invention converted the steam engine from being a mere pump into a prime mover capable of providing energy to power machines in factories. अब इन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो स्टीम इंजन को इन्होंने सिर्फ एक पंप की तरह नहीं बल्कि एक मेन चीज़ की तरह इन्होंने इन्वेंट कर दिया था। उस क्यों, कैसे? क्योंकि वो अब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा था कि मशीन्स जो हैं वो भी चल पा रही थी फैक्ट्रीज के अंदर उसकी मदद से। Backed by the wealthy manufacturer Matthew Boulton, Watt created the Soho Foundry in Birmingham in 1775. अब इनको सपोर्ट किसने किया था? अब ऐसे जो ये इन्वेंशन करते हैं तो ये खुद से पैसे वाले तो होते नहीं है कि ये खुद से इन्वेस्ट करें, कैपिटल अमाउंट लगाएं और फिर उसके बाद मशीनरी अपनी बनाएं और फिर सारा खर्चा उठाएं। इनको किसने सपोर्ट किया था? एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था मैथ्यू बोल्टन करके। तब वॉट ने क्रिएट करी थी सोहो फाउंड्री बर्गिंगम में, जो 1775 के अंदर किया है इन्होंने। फ्रॉम द फाउंड्री वॉट सिस्टम इन स्टीम इंजन्स वर प्रोड्यूस इन स्टेडली ग्रोइंग नंबर्स। अब जो इनकी फाउंड्री थी वॉट से वहाँ पे स्टीम इंजन जो है वो लगातार अच्छे नंबर्स में ये बनाए जा रहे थे। By the end of 18th century, Watt's steam engine was beginning to replace the hydraulic power. और 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते इसने पूरा टेक ओवर कर दिया था मार्केट, हाइड्रोलिक पावर का जो मार्केट था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था स्टीम इंजन ने। After 1800, steam engine technology was further developed with the use of lighter, stronger metals and the manufacture of more accurate machine tools and the spread of better scientific knowledge. 1800 के बाद में स्टीम इंजन के टेक्नोलॉजी में और चेंजेस आ रहे थे, उसको हल्के और अच्छे बड़े मतलब हल्का, वैसे हल्का मेटल और लेकिन स्ट्रॉन्ग था वो मेटल, उससे बनाया जाने लगा, उसके पार्ट्स जो हैं बनाए जाने लगे और अच्छे मशीन टूल्स बनाए जाने लगे और इसकी नॉलेज सब जगह फैलाई जाने लगी। 1840। अच्छा, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो अब पैराग्राफ्स में तो आप पूछ सकते हैं। मैम यस मैम ये जो पैराग्राफ है ना मैथ्यू बॉल्टन से लेके ये 1775 वाला था। हाँ, मैथ्यू बोल्टन मैम वो, ये सोहो फाउंड्री इन बर्मिंगम मतलब ये कोई जगह है या हाँ फिर ये बर्मिंघम पैलेस का नाम सुना है आपने? लंदन के अंदर फेमस पैलेस है ये जगह है जो कि लंदन के अंदर है, बर्मिंघम। और और कोई मैम डाउट? ये सोहो फाउंड्री नाम है सोको फाउंड्री, मतलब जो नाम है। थे बनाई थी सोहो फाउंड्री बर्मिंगम में। हाँ जी, ये इन्होंने अपनी फाउंड्री यानी फैक्ट्री, अब फैक्ट्री किससे समझ लें, इसका नाम दिया है इन्होंने सोको फाउंड्री बर्मिंघम, और वो इस जगह का नाम है, टाउन का नाम है। ओके मैम। ठीक, ओके। तो हमने देखा कि 1800 के बाद में नॉलेज जो फैलाई जा रही थी और तब तक जो है इन्होंने हाइड्रोलिक पावर का पूरा मार्केट जो इससे पहले ख़त्म कर दिया था। अब 1840 ब्रिटिश steam engines were generating more than 70% of all European horsepower.
अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश स्टीम इंजन जो है वो 70% से ज़्यादा पूरी यूरोपियन की हॉर्स पावर जो है उसको ये जनरेट कर रहे थे, यानी ये अच्छी पावर जो है जनरेट कर रहे थे। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे हॉर्स जो है वो एक व्हील से जुड़े हुए हैं और ये काय के लिए है, मेटल्स को टर्न करने के लिए है। द यूज़ ऑफ स्टीम रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन मैन पावर एंड हॉर्स पावर। अब स्टीम का यूज़ आते आते जब स्टीम हर जगह हर अलग अलग तरीके से यूज़ हो रही थी तो क्या हुआ था, हॉर्स पावर का भी जो है वो काम ये कर रही थी स्टीम, और जो मैन पावर था उसका भी काम ये कर रही थी। तो जैसा भी हमने पढ़ा 70% जो है यूरोपियन हॉर्स पावर उसका काम कौन, सिर्फ स्टीम इंजन यानी हॉर्सेस का काम जो है वो अब स्टीम इंजन्स कर रहे थे 70%। फिर है कैनल्स एंड रेलवेज। कैनल्स वर इनिशियली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज़। कैनल्स को शुरुआत में क्यों बनाया गया था, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं, उसको क्यों बनाया गया था, जिससे ये कोल को ट्रांसपोर्ट कर सकें शहरों तक। This was because the bulk and weight of coal made it transport by road much slower and more expensive than by barge and canals. एक कैनल के सहारे पानी के वाटरवेज के सहारे ज़्यादा सस्ता पड़ता था और वेट जो है कोल का वो भी जो है मेंटेन रहता था, बजाय अगर रोड के भेजें, रोड पर ट्रांसपोर्ट के भेजें तो उसके चक्कर में इनको ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था और ये ज़्यादा अमाउंट में भेज भी नहीं पाते थे। The demand for coal as industrial energy and for heating and lighting homes and cities grew constantly. कोल की डिमांड बढ़ रही थी इंडस्ट्रियल एरिया में भी, गर्म करने के लिए और घरों को जलाने के लिए, मतलब घरों के अंदर रोशनी करने के लिए भी सिटीज़ के अंदर मतलब इनकी डिमांड बढ़ रही थी लगातार। द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कैनल, द वर्सले कैनल by James Brindley, had no other purpose than to carry coal from coal deposit at Worsley near Manchester to that city. After the canal was completed, the price of coal fell by half. अब सबसे पहले जो इंग्लिश कैनल बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वर्सले। उसका नाम क्या है कैनल का, द वर्सले कैनल, और इसको बनाया किसने है, जेम्स ब्रिंडले ने। और ये बनी कब है, 1761 के अंदर। अब जब ये कैनल बना रहे थे तब कोल की क्या डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी। तो एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए इन्होंने कैनल का यूज़ किया, जो मैनचेस्टर से लेकर के जाते थे ये, ठीक है। एक शहर का नाम है मैनचेस्टर और कैनल का नाम है वर्सली कैनल, उसका यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे कैनल बन कर के कंप्लीट हुई तब तक कोल की प्राइस जो है वो आधी हो गई थी, ठीक है। कैनल्स वर यूजुअली बिल्ट बाय लैंड ओनर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द माइंस, क्वेरीज और फॉरेस्ट ऑन देयर लैंड्स। कैनल्स अधिकतर जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनके द्वारा बनाई जाती थी, जिससे क्या माइंस की इनकम बढ़े, ठीक है, वैल्यू बढ़े, क्वेरीज की वैल्यू बढ़े और फॉरेस्ट उनकी मतलब जो उनके लैंड पर चीज़ें हैं ना, जैसे माइंस हुई और ये क्वेरीज हुई, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनकी कीमत बढ़े, ठीक है। जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर निकालने की जगह उसको बोलते हैं क्वारी, ठीक है। उनकी कीमत बढ़े इसलिए कैनल का वो करते थे, बनवाते थे कैनल। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैनल्स क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर्स इन न्यू टाउन। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि वाटरवेज का यूज़ किया जा रहा था कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो यहाँ पर क्या मार्केट जो है अच्छा होने लगा था नए टाउन्स में। द सिटी ऑफ बर्मिंघम, for example, owned its growth to its position at the heart of a canal system connecting London, Bristol Channel, and the Mersey and the Humber rivers. अब ये क्या था, अब यहाँ पे सारी वो बता रखी बर्मिंघम में कैसे ये सिटी जो थी बर्मिंघम की, ये कैसे ग्रोथ कर रही थी, कैसे इसको फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि इसका सारा जो प्रोसीजर था ट्रेडिंग का, मार्केटिंग का, वो एक कैनल सिस्टम पे बेस्ड था, ठीक है, जो कहाँ से कनेक्ट कर रही थी उसको, लंदन, ब्रिस्टल चैनल, मर्सी और हम्बर रिवर से, इनसे जुड़ा हुआ था। तो इसके अंदर सामान आ रहा था और सामान इस शहर से बाहर भी इजीली फ्लो हो रहा था, जा रहा था। From 1760 to 1790, 25 new canal building projects were begun. 1760 से 1790 के अंदर 25 नए कैनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए। In the period known as the Canal Mania, from 1788 to 1796, there were another 46 new projects, and over the next 60 years, more than 4,000 miles of canals were built. अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक पहला शुरू हुआ है जिसके अंदर 1760 से
1790 तक 25 कैनल्स बनाए इन्होंने। उसके बाद में एक पीरियड आया 1788 से 1796 जिनको उन्होंने नाम दिया है कैनल मेनिया, क्योंकि इसके अंदर 46 नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे। और आने वाले 60 सालों के अंदर करीबन 4000 माइल्स जो हैं उस पर कैनल बन चुका था, यानी 4000 माइल्स तक इनके कैनल्स फैले हुए थे। टोटल एरिया दे रखा है, ठीक है। इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay, the first steam locomotive, Stephenson's rocket, and appeared in 1814. अब पहला स्टीम लोकोमोटिव जो है एक तरह का इंजन जो है वो कब आया था? स्टीफन रॉकेट जो अपीयर हुआ था 1814 में। रेलवेज, इसका नाम है स्टीफनसन्स रॉकेट। Railway emerged as a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast to carry passenger and goods. अब क्या हुआ था, रेलवे जो है वो भी इमर्ज हो रही थी नए ट्रांसपोर्ट के तौर पर, उसको भी देखा जा रहा था क्योंकि वो पूरे साल अवेलेबल रहती थी। वो रेलवे में ट्रैवल करना सस्ता होता था और फास्ट भी होता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी, साथ साथ जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाती थी। दे कम्बाइंड टू इन्वेंशंस, इन्होंने दो इन्वेंशंस को साथ में जोड़ा। द आयरन ट्रैक विच रिप्लेस द वुडन ट्रैक इन 1760, पहला इन्वेंशन था जो आयरन ट्रैक यूज़ करने लगे बजाय ये वुडन ट्रैक के। और हॉलेज अलॉन्ग इट्स बाय स्टीम इंजन, और उस पर किसको दौड़ाते थे, ये स्टीम इंजन को दौड़ाते थे, क्योंकि अब स्टीम इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा था, यूज़ में आ रहा था, और लोग बाग जो हैं वो उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करने लगे थे, और वाटर वेस्ट को पीछे छोड़ देता धीरे धीरे कौन, स्टीम इंजन। दो कॉम्बिनेशन हुआ है, एक तो वुडन ट्रैक को हटा करके आयरन ट्रैक यूज़ किए, और दूसरा हॉलेज अलॉन्ग द स्टीम इंजन। The invention of the railway took the entire process of industrialization to a second stage. अब रेलवेज का जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरी स्टेज पर पहुंचने लगा। Are you able to see the screen? No, ma'am. Yes, ma'am. अब दिख रही है. Okay. So we will just finish this line. रिचर्ड ट्रेविथिक जो थे उन्होंने नया इंजन बनाया था जिसको बोलते थे पफिंग डेविल, दैट पुल ट्रक्स अराउंड द माइंस वेयर ही वर्कड इन द कॉर्नवॉल। अब इन्होंने जो इंजन बनाया था, ठीक है, उसका नाम था पफिंग डेविल। ये क्या करता था, जो ट्रक्स माइन में फंस जाते थे उनको खींच करके बाहर निकालता था, और ये काम कर रहा था कॉर्नवॉल के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम आई हो इन इस पैरा में तो भी पूछ सकते हैं, वी ओनली हैव 2 minutes। सो आई सपोज प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसका आगे मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स निकाल के रखिएगा मंडे सेशन के लिए, कैनल्स एंड रेलवेज एंड अबव टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले मंडे को। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am. वेलकम।